आज के विषय बा नारी जीवन एक संघर्ष। नारी जीवन की अगर बात होला तो और संघर्ष अगर निकल के आवेला तो उमें कितना सारा बिंदु के बात होला। आज ऐसने विषय पर चर्चा करे खातिर हमरा संगे बानी डॉक्टर सरिता सिंह जी। अच्छा, ये बताई कि और लेखन में कहाँ से विषय मन में जागल के रुआ कविता भी लिखी और लेखन के भी कार्य करी? जी, चूँकि मैं नारी विषय कविताएं लिखती हूँ। नारी विमर्श की जब हम बात करते हैं तो ऐसी पंक्तियाँ निकल के आती हैं। मैंने लिखा कि किसी के इंतज़ार में कितनी सदियाँ कुर्बान होती हैं, रिश्तों की महाभारत में द्रौपदी सी नारियाँ कुर्बान होती हैं, और कतरा कतरा खुद को लुटाती है एक सागर के लिए, समंदर को बनाने कितनी नदियाँ कुर्बान होती हैं। तो जीवन रूपी जो सागर होता है उसको बनाने के लिए हर स्त्री को तन मन धन से अर्पण होना पड़ता है। स्त्री अपने लिए कुछ नहीं सोचती है। इसी पर सोचते हुए मैंने और लिखा कि यूं ही नहीं कहलाती औरत, यूं ही नहीं कहलाती औरत, बड़ा जतन करना होता है। एक औरत को औरत होने का बड़ा सहन करना होता है। और बिखरे घरौंदों को घर आंगन को ओपन करती औरत, रोते दिल को समझा के मन को सावन करना होता है। तो इस तरह की मेरी दर्द भरवाई लेखनी में। और ये बताई कि रोआ इतना शिक्षा दीक्षा जो लेनी एक इंग्लिश माध्यम से रोआ पढ़ल बनी। आज की स्थिति है एक मजबूत हम हिंदी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो स्थिति शायद 20 साल पहले नहीं थी। जरूरी बात बिल्कुल। लेकिन हिंदी हमनी के ऐसा मातृभाषा है कि एक संजो के रखल बहुत जरूरी है। और आप जैसन अगर एमे कवित्री लोग शामिल हो जाओ तो और भी बहुत ही खूबसूरत बन जाला। ये बताई कि रुआ लेखन के कार्य कैनी, कविता भी बहुत सारा लिखले बनी, और रुआ के महादेवी वर्मा के काकल जाला पुरस्कार से भी संवारल गइल बा, सजावल गइल बा, कई गो सम्मान रुआ पौले बनी। तो ये बताई कि रुआ इस सब चीज के परिभाषित करे में अपन कितना ज्यादा जुड़ाव रखेनी? देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसा कि आपने कहा कि सम्मान की परिभाषा, जब हम किसी भी प्रकार का मेडल ले लें, कोई सर्टिफिकेट ले लें, हीरा मोती सोना या किसी भी बहुमूल्य धातु से बना वो सम्मान, जब समाज के लोग स्त्री को सम्मान देते हैं ना, तो उसके लिए वो जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है। मैंने अपनी एक कहानी में एक जगह लिखा कि जिस स्त्री के घर का भूगोल अच्छा होता है, निश्चित वो स्त्री इतिहास बना पाती है। ये बात 100% पूरी तरह से सही है, क्योंकि इतिहास और भूगोल की जब हम बात करते तो स्त्री घर गृहस्थी चूल्हे चौकी में सदैव पिसी रहती है, और आजीवन वो उस चक्की में पिसती हुई वही उसके घर का इतिहास भूगोल होता है। उसके परिवार के लोग ही उसके नागरिक शास्त्र होते हैं। तो जब व्यक्ति, जो स्त्री की जब हम बात करते हैं, उसके जीवन का भूगोल अच्छा होता है, यानी घर गृहस्थी सब कुछ पूरा एकदम मैनेज्ड होती है, तब वो कुछ अच्छा कर पाती है। और मैंने जीवन में इसी परिभाषा को लेकर मैं आगे बढ़ी निरंतर, और मैंने अपने घर के भूगोल को अच्छा रखा, तभी आज मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। और मैं घर के भूगोल के अच्छा रखो, बस सबके साथ मिली तभी जो कि वो बाहर एक अच्छा कार्य कर सकतनी और अपना दिल से प्रयास भी कर सकतनी। लेकिन हम सुनले बानी कि वो जीवन में बहुत संघर्ष करे के पड़ल, बहुत सारा ऐसा सामना करे के पड़ल, जगह से निकल के रुआ आज बहुत अपना आपके खूबसूरत बनौले बनी और एगो जगह स्थापित कैले बनी अपना खातिर। फिर वो किताब भी लिखले बनी। जी, मेरी बुक का नाम है नारी पुष्प पलाश। और जो है अभी एक अगली दूसरी पुस्तक मेरी, वैसे तो मेरी 2 PDF भी बन चुकी है, जिसका नाम है आहुति और इदन्नम। कुछ संस्थाओं का एक स्कीम चलता है कि वो साहित्यकारों के जन्म पर जो है उनको वो दें, तो मेरे जन्मदिन पर मुझे पुस्तक साहित्य संगम संस्थान मध्य प्रदेश ने दी। उसका नाम है आहुति, और एक इदन्नम जो है मुझे 2022 में मिली। उससे पहले मेरी एक पुस्तक नारी पुष्प पलाश, जो कि नारी भाव की कविताओं पर केंद्रित है। मैं आपको कुछ सुनाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। उसमें से एक कविता बहुत सुंदर जो मेरे दिल के भी बहुत करीब रही, कि एक स्त्री का जीवन कैसा होता है। एक स्त्री का जीवन फूल की तरह होता है। वो वैसे तो बहुत नाजुक होती है, वो फूल की तरह होती है, और अपने आप को सदैव समर्पित किए रहती है परिवार के लिए। तो कविता मैं इस तरह से आपको पेश करती हूँ, सुनिएगा। जिनके लिए वो पुष्पित होते, उनके हाथों ही कलुषित होते, जिनके लिए वो पुष्पित होते, उनके हाथों ही कलुषित होते, करती दर्द बया एक रमड़ी जब कोमलता खोती है, जब कोमलता खोती है। शाम ढलती है चमेली रोती है, शाम ढलती है चमेली रोती है।
हृदय के उच्छ्वास को रोके। जीवन में ऐसा कभी होता है कि हम बहुत सारे कामों के बीच व्यस्त रहते हैं, हम अपने बच्चों परिवार को देखकर अपने सपनों को मार देते हैं। तो ऐसे में कभी कभी हृदय की धड़कन को भी रोक लेना पड़ता है कुछ वक्त के लिए। तो नारी का ये भाव देखिएगा, हृदय के उच्छ्वास को रोके, सपनों को चूल्हे में झोंके, हृदय के उच्छ्वास को रोके, सपनों को चूल्हे में झोंके, पहन कृदन का हार कुसुम्बो, कल्पलता सी होती है, कल्पलता सी होती है, शाम ढलती है चमेली रोती है, शाम ढलती है चमेली रोती है। और एक स्त्री और एक पुष्प का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ कि रौंदी जाती कदम तले वो, रौंदी जाती कदम तले वो, प्रेम सेज पर जब भी सजे वो, एक पल आता उत्सव जैसा, फिर वीरानी होती है, फिर वीरानी होती है, शाम ढलती है चमेली रोती है। और विरह के पतझड़ जब भी आते, संग बिसरी यादों को लाते, पुष्प दलों से अलग विलग हो, रजकण के संग सोती है, रजकण के संग सोती है, शाम ढलती है चमेली रोती है, शाम ढलती है चमेली रोती है। और सुनिएगा स्त्री का जीवन कि गजरे की शोभा बनती जो घन महकाती बालों को, गजरे की शोभा बनती जो घन महकाती बालों को, इत्र गंध जो डाली जाती बहकाती मत वालों को, सबको डुबो कर अपने मद में, सबको डुबो कर अपने मद में, खुद भी चेतना खोती है, खुद भी चेतना खोती है, शाम ढलती है चमेली रोती है। और गीत का अंतिम बंद सुनिएगा, इसमें वो सारी बात है कि सुनो एक चमेली होती औरत, दुख सुख सर पर ढोती औरत, सुनो एक चमेली होती औरत, दुख सुख सर पर ढोती औरत, मतलब के रिश्ते जब हो देवी बन पूजी जाती है, मतलब के रिश्ते हो जब देवी बन पूजी जाती है, और किसी जो काम ना आए उस पल ये उपेक्षित होती है, उस पल ये उपेक्षित होती है, शाम ढलती है चमेली रोती है। देखिए कितना दर्द भरल यहाँ के कविता रहल है, इतना मतलब एमे जौन की महिला के हर परिस्थिति हर स्थिति के तरी उ जिए ली और एक एक संघर्ष करके अपना जीवन के कितना उ सार्थक बनावेली यहाँ के कविता में लिखल बा। कुछ और भी और पंक्ति अगर होके जी, कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने आप को कैसे परिभाषित करती हैं, कभी आप स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करती हैं, कभी आप सोशल सेक्टर में भी सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देती है, वो चाहे कैंसर पेशेंट्स के लिए हो, चाहे महिलाओं के रोजगार की बात हो, बहुत सारी संस्थाओं के साथ मैं निःशुल्क जुड़कर काम कर रही हूँ, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा भी जोड़ रही हूँ। सारा चीज मतलब एकदम एगो कहल जाला ना कि खिचड़ी बनावल, जब बहुत सारा चीज में पड़ेला, थाल में जब ओकरा के तरह तरह के व्यंजन के जौन परोसल जाला तो यहाँ के एक थाल में ओकरा के संजो के रख ले बानी। अगर वह कहीं की नारी के जीवन में हमके संघर्ष बा और हमके बढ़े के नहीं मिलत, हमके जिए के नहीं मिलत, ऐसा बात नहीं खे। यहाँ से रुआ के बहुत कुछ सीखे के मिली और इनके किताब जब पढ़ब ना तो पता चली कि संघर्ष से भी रुआ आगे बढ़ सकत है। जी, मैंने पुस्तक का नाम ही इसीलिए रखा नारी पुष्प पलाश। उस पुस्तक को जब आप देखिएगा तो उस पुस्तक पे एक ऐसी औरत है, मजदूर है, जो अपने बच्चे को लेकर और जो है अपने जीवन का संघर्ष कर रही है। मैंने भी अपने जीवन में ऐसे ही संघर्ष किया। पंक्तियां इस तरह से निकलती हैं, सुनिएगा कि कभी नाजुक सी लगती है, कभी तेवर बदलती है, वाह वाह, कभी नाजुक सी लगती है, कभी तेवर बदलती है, कभी फूलों से रंगत ले, कभी शूलों पे चलती है, कभी फूलों से रंगत ले, कभी शूलों पे चलती है। मेरे अंदर है जो लड़की बहुत मुश्किल समझ पाना। एक स्त्री अपने आप को पहचान नहीं पाती है कि मेरे अंदर है जो लड़की बहुत मुश्किल समझ पाना,
कभी सिमटी पड़ी रहती, कभी सरिता ये बनती है, कभी सिमटी पड़ी रहती, कभी सरिता ये बनती है। और कुछ और पंक्तियाँ ऐसे मैंने लिखा कि दिल में दर्द ले आँख में पानी, लहरों संग पतवार हूँ। दिल में दर्द ले आँख में पानी, लहरों संग पतवार हूँ, और नैनों में ज्वाला के झरने, नहीं कोई सुकुमार हूँ, नहीं कोई सुकुमार हूँ। और निश्चल बहती रहती सरिता, कंकड़ पत्थर तार कर, निश्चल बहती रहती सरिता, कंकड़ पत्थर तार कर, शब्दों की माला बुनती मैं, शब्दों की फनकार हूँ। तो ये शब्दों का फन वहीं से आया और लिखने की प्रेरणा। कहल जाला ना कि इंसान के मुश्किल दिन ओकरा खातिर एगो दर्पण की तरह बन के आवेला, और जौन दर्पण होला ना वो जौन कि हमनी के अंदर के क्षमता, हमनी के ऊर्जा, जब तक हमनी के अगर कठिनाई ना मिली जीवन में, कल जाला कि जब रुआ के थाल में सब कुछ बनल बनावल परोस दिहल जाओ, खाए के मिल जाओ, तो रुआ पता ना चली कि ओमे कौन चीज के कमी बा और ओमे और कितना चीज डाल के और ओकरा के और भी स्वादिष्ट बना सकत नहीं। तो वैसे ही बाटे रहा जीवन, अगर रुआ के संघर्ष करे के ना मिली ना तो रुआ जानिए ना पाई कि रुआ घर अंदर कितना क्षमता बा, कितना ऊर्जा बा, कि रुआ अपना आपके समाज में एक स्थापित एक अच्छा वर्ग में, एक अच्छा श्रेणी में रख सकतनी। अगर यहाँ के संघर्ष ना मिले, हमके लगता कि अगर रुआ के केवल एक ही जॉब में रुआ रहती तो शायद रुआ अपना मन के इतना सारा जो क्षमता वो के पहचान ना पहले रहती। आपने सही कहा है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं गोरखपुर आई, चूँकि एक बड़े शहर से छोटे शहर में जाना, मैं छोटा नहीं कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि अब चूँकि गोरखपुर एक मेट्रो सिटी की तरह परिवर्तित हो रहा है और बहुत अच्छा जो है इसका विकास हो रहा है। लेकिन जब हम आए वो दौर कुछ और था। 2010 में मेरा यहाँ पर आना हुआ, तो तब थोड़ा पर्दा प्रथा यहाँ पर थी। लोगों ने कहा कि नौकरी नहीं करनी है, और मैं अपनी नौकरी से रिज़ाइन करके आई थी। मैं घर बैठे ही अपना घर गृहस्थी देखना और किताब पढ़ना। फिर मेरा सिप्सा के लिए हुआ, फिर एक परिवार नियोजन की नौकरी के लिए मेरा हुआ। तो लोगों ने कहा कि परिवार नियोजन जैसी नौकरी एक लड़की के लिए ये ठीक नहीं है, गांव में जाके झोला लेके ऐसे साधनों के बारे में चर्चा करना। तो मुझे वहाँ पर ये सोच के हताशा हुई कि यहाँ के लोगों की सोच कैसी है। तो मुझे लगा नहीं, शायद मेरा दायरा छोटा है, शहर बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई भी शहर अच्छा ख़राब नहीं होता, वहाँ के लोग, वहाँ की सोच ही उसकी स्थिति परिस्थिति को बताते हैं। फिर उसके बाद मैं अगर आपको 2010 में इतिहास में ले चलूँ, तो जब मैं शादी होके आई थी, हालांकि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन एक होता है ना कि समाज और परिस्थितियां, परिवार के लोग चाहेला कि आगे बढ़ाओ, कभी परिवार ही समाज के देख के आदमी चुप लगा जाए। परिवार ही आपका मोटिवेशन होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं आज लिख पढ़ पा रही हूँ, तो शायद इसके पीछे ही मेरे संघर्षों की कहानी है, मेरा परिवार और मेरा समाज है। तो मैं जब माँ जी के संपर्क में आई और उनके साथ बातचीत करते, तर त्योहार को सब कुछ पालन करते, मैंने भोजपुरी सीखी। उससे पहले मेरी जो कहानी दहेज की रजाई में आपको जोड़ती, क्योंकि मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। पहली मेरी एक कहानी थी शादी के बाद पहली तीज, पहला करवा चौथ, हिंदी में BA। और उसके बाद जो है एक मैंने लिखी छद्म आवरण, एक मेरी कहानी दहेज में रजाई। दहेज में रजाई जो कहानी थी उसे बहुत प्रशंसा मिली, कई पत्रिकाओं में वो छपी, और गोरखपुर की यायावरी मंच से उसको 3रा पुरस्कार भी मिला। अगर वह के सम्मानित कल जाता कहीं भी मंच पे, तो वह लागेला कि हम और भी बढ़ के चढ़ के हम आत्मविश्वास का जो बल है वो मन में जरूर होना चाहिए। मैं यहाँ से शक्ति, जो भी नारी शक्ति इस कार्यक्रम को देख रही होंगी, मैं उन सभी को ये प्रेरणा स्वरूप पंक्तियाँ कहनी चाहूँगी कि जो है एक स्त्री अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है, कि ज़माने में सदा औरत सभी कुछ है सहन करती, मधुर संबंध का औरत सलीके से जतन करती, और बिखर जाए भले गुलशन मगर वो नेह से सींचे, सभी को दे खुशी औरत सदा खुद का हवन करती। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कि मैं आपको एक मुक्तक से मैं जोड़ती हूँ कि अगर विश्वास है जिंदा तो मंजिल मिल ही जाएगी, अगर विश्वास है जिंदा तो मंजिल मिल ही जाएगी, तू लेकर हौसला बढ़ जाए ख्वाहिश थम ही जाएगी, तू लेकर हौसला बढ़ जाए ख्वाहिश थम ही जाएगी, रे बढ़ता चल मुसाफिर आज झुटला दे तू किस्मत को, रे बढ़ता चल मुसाफिर आज झुटला दे तू किस्मत को,
जो अब तक बंद थी किस्मत की चाबी खुल ही जाएगी। बहुत बहुत खूबसूरत। जो अब तक बंद थी किस्मत की चाबी खुल ही जाएगी। और देखिए, मन को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसका मन मजबूत है ना, वो किसी हथियार से नहीं डरता, किसी बाधा, किसी बीमारी से नहीं डरता, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी कि जो मन से हार जाता है वो सबसे हार जाता है। जो मन से हार जाता है वो सबसे हार जाता है। जो मन से हार जाता है वो सबसे हार जाता है। जो मन से जीत जाता है जगत से जीत जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो मन से जीत जाता है जगत से जीत जाता है। और जो जिंदा है वो बंदा है, उसे विश्वास है रब का। जो जिंदा है वो बंदा है, उसे विश्वास है रब का। जो किस्मत रूठ भी जाए कर्म से जीत जाता है। तो कर्मों की पूंजी सबसे बड़ी होती है, और जिसके कर्म अच्छे होते हैं वो बिल्कुल अपने जो है जो कर्म पथ है उस पे प्रगति पाते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। कर्म पर अग्रसर रही देखी रहुआ कि कहीं ना कहीं ओकर जो रिजल्ट बा जरूर देखे के मिली। रहुआ तो हम सुनले बनी कि रहुआ नशा मुक्ति केंद्र से भी जुड़नी, ओमे भी कई लोग के ये चीज़ से बाहर निकलने बनी, और साथ साथ रहुआ एक कवित्री ओखेना के साथ साथ रहुआ हर स्त्री के रहुआ कहाँ देखे नहीं, एगो स्त्री खातिर रहुआ का जीवन देखे नहीं। मैं आपको बताऊं कि जो स्त्रियां दिहाड़ी पर जाती हैं, मजदूरी करती हैं, बहुत मुश्किल से वो 4 पैसे अपने परिवार के लिए जुटा पाती हैं। और ऐसे में अगर किसी का पति नशा करता है तो बहुत दुखद सी स्थिति होती है, क्योंकि वो जो 4 पैसे शाम को कमा के लाती हैं वो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए पूरा नहीं होता। ऐसे में मेरी एक पंक्ति है, देखिएगा, कि न भर पाए पेट जिसका गरीबी तंग करती है। न भर पाए पेट जिसका गरीबी तंग करती है। न भर पाए पेट जिसका गरीबी तंग करती है। और जरूरत 4 पैसे की जीवन बदरंग करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जरूरत 4 पैसे की जीवन बदरंग करती है। और अकेले 4 बच्चों का पेट जो भर नहीं पाता। अकेले 4 बच्चों का पेट जो भर नहीं पाता। लाचारी छोड़कर औरत मजूरी संग करती है। तो जब नशे में उसका पति लिप्त होता है तो ऐसे में सारे शर्म हया के सब तोड़ के उनके बाहर निकले के और पूरा जो है उसको अपनी बाधाएं तोड़ के अपने उससे बाहर निकलना पड़ता है, और जो है परिवार को भरण पोषण करने के लिए उसको मजबूरी करनी होती है। लेकिन कभी कभी ये आप देखिए, अगर हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो हम बच्चों को इससे अलग नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्त्री नौकरी पर जाती है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उसके परिवार को पालना और उसके परिवार में बच्चों को सुसंस्कृत बनाना, क्योंकि वो समय नहीं, जो क्वालिटी ऑफ टाइम हमारी फैमिली परिवार को देना चाहिए वो नहीं दे पाती है उसमें उलझी हुई स्त्री। तो बच्चों के लिए मैंने 4 पंक्तियां निवेदित करी हैं, सुनिएगा। कि खिलौने लाख देने से सुधरते हैं नहीं बच्चे। पति लाख रुपए कमा के ला के परिवार में बच्चों को दे दे, लेकिन बच्चे उस लाख रुपए से नहीं सुधरेंगे। वहाँ माँ का होना जरूरी है, संस्कार का होना जरूरी है। जिस संस्कार की हम बात करते हैं वो संस्कार हमारी माँ है। तो सुनिएगा कि खिलौने लाख देने से सुधरते हैं नहीं बच्चे। जरूरत रोज पूरी हो बिगड़ते हैं वही बच्चे। के लालन हो संभल कर भी जरूरी हो वही कीजिए। जो रखते मान है घर का संवरते हैं वही बच्चे। जो रखते मान है घर का संवरते हैं वही बच्चे। कहा कि एक स्त्री के लिए देर रात घर से बाहर रहना और आना जाना बहुत कठिन होता है। वहाँ पे पंक्तियाँ इस प्रकार की निकली कि ये स्त्री के साथ दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है, कि वो बेंचमार्क, वो चीज़ें जो समाज में पुरुष के लिए हैं वो स्त्रियों के लिए समान रूप से क्यों नहीं है। तब मैंने वहाँ लिखा, सुनिएगा, कि चरित्र परीक्षा देने यदि अग्नि में मैं जल जाऊंगी। चरित्र परीक्षा देने यदि अग्नि में मैं जल जाऊंगी। अंतर मन की पावनता साबित कैसे कर पाऊंगी। और आज नहीं है भरत से भाई सीता नहीं बन पाऊंगी। अरे जाना है तो जाए राम, मैं वनवास न जाऊंगी। जाना है तो जाए राम। और कलयुग की सीता नहीं हूँ, हिंसा नहीं सह पाऊंगी।
कलयुग की सीता नहीं हूँ, हिंसा नहीं सह पाऊंगी, और बेचारी नहीं नारी हूँ मैं, चंडीगढ़ लड़ जाऊंगी, चंडीगढ़ लड़ जाऊंगी। संघर्ष भरल जीवन में सपना हजार रखी, संघर्ष भरल जीवन में सपना हजार रखी, पूरा होखे ना होखे बाकी अपन कोशिश बरकरार रखी। रुआ ये सब संघर्ष के बतावे खातिर और इतना अच्छा हमनी के जीवन से अपना जीवन के साथ हमनी के प्रेरित करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलल जाई फिर से अगला अंक में। आप सबका प्रणाम। शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति
शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्कार। विकास की राह पर आपन उत्तर प्रदेश। आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय पर चर्चा होनी है वो है मोटे अनाजों की उपयोगिता और लाभ। हम सब जैसा कि जानते हैं कि पहले मोटे अनाज भारत में बहुत बेहतर ढंग से उपजाए जा रहे थे, उसकी पैदावार हो रही थी और हम सब उसका इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक वर्ष में इसके इस्तेमाल पर काफ़ी कमी आ गई और हम कह सकते हैं कि शायद धीरे धीरे लोग भूल भी गए। लेकिन फिर आधुनिक परिवेश में लगातार इसकी उपयोगिता और इसके लाभ को देखते हुए लोगों ने इस पर अपने आप को मोड़ा है और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि क्यों मोटे अनाज, जिसे हम अन्नश्री भी कहते हैं, इसकी उपयोगिता बढ़ गई और उसके लाभ के विषय में हम सब जागरूक भी हुए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर एस के तोमर साहब, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर के। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। पहला सवाल तो यही जानना चाहेंगे कि हम सब भूल चुके हैं कि मोटे अनाज या अन्नश्री कौन कौन है, ज़रा सा एक चर्चा हो जाए, हम सब फिर से अपने आप को रिवाइव कर लें। हाँ, देखिए, मोटे अनाजों की जो श्रेणी में आते हैं उसमें ख़ास तौर से रागी है, जिसको हम मड़वा भी कहते हैं जी, कोदो है, सांवा है, चेना है, फिर कुटकी है, कांगुन है, टांगुन जिसको कहीं कहीं कहते हैं, और जवार बाजरा, ये आते हैं। और दूसरे जो कुट्टू और रामदाना, ये भी इसमें मोटे अनाजों में कंसीडर होते हैं। तो इनकी उपयोगिता को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका विजन था उसको उन्होंने हाईलाइट किया। और ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री का जो सोच है वो आगे 10 साल 15 साल बाद की जो चीज़ें आने वाली हैं उसको वो लेकर के चलते हैं कि हमें क्या हमारा प्लान है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्यों किया इस चीज़ को, मोटे अनाज या श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए क्यों किया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो उनकी सोच थी। वो ये थी कि हमारे देश में करीब करीब आप देखिए कि 70% जो है वर्षा आधारित क्षेत्रफल है जी, और इन क्षेत्रफलों में अगर अच्छी खेती हमें करनी है तो इसमें मोटे अनाज जिनको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है उनकी खेती बेहतर हो सकती है। साथ ही उन्होंने दूसरे ऐसे देशों को भी सोचा, अफ्रीकी देश हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत कम है और गरीबी से जूझ रहे हैं, उन देशों को भी अपने साथ लेकर के चलने की उन्होंने बात की। और जब वहाँ पर श्री अन्न पैदा होंगे तो उनकी जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी, हमारे देश के साथ साथ उनकी भी इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने जो है 2018 में ही हमारे जो साल था 2018 का, उसका मिलेट्स ऑफ द ईयर का नाम दिया गया था। मिलेट्स ऑफ द ईयर, हाँ, दिया गया था। और उसी साल जो हमारे कमिश्नर थे एस के मेहरोत्रा साहब, उन्होंने FAO में इसकी वकालत की कि भाई मिलेट्स के ऊपर जो है ये ईयर डिक्लेयर होना चाहिए और इसकी ये उपयोगिता है। उनकी उपयोगिता को बताते हुए तो FAO ने फिर जो है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 को उन्होंने घोषित किया जी। तो ये जो सोच थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कि भाई जहाँ पर हमारी कम पैदावार हो रही है वहाँ पर अगर हम इन अनाजों को पैदा करेंगे तो वहाँ के किसान भी लाभान्वित होंगे। और दूसरा इनका जो फायदा है कि इसमें जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो अगर हमारी थाली में आएगा तो जो बढ़ती हुई हमारे देश में बीमारियां हैं, माल न्यूट्रिशन की समस्या है, उसको कहीं ना कहीं हम जो है लड़ने में सक्षम होंगे और हमारा जो भोजन है वो संतुलित भोजन होगा, पोषक भोजन होगा और इससे बीमारियां कम होंगी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो बात बताई कि संतुलित भोजन और जिसके भीतर पोषण युक्त भोजन की भी बातचीत हो, प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी और इस पर आगे बढ़ रहा है देश।
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी खेती जो है, अब शुरू में कहा कि इको फ्रेंडली है, तो इको फ्रेंडली होने के बावजूद अभी थोड़ा सा तो विकास हुआ है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है पूरे भारत में वो बढ़ी है। पहले तो बहुत कम थी, माना जाता था कि पूरे विश्व में 80% क्षेत्र में भारत की उपयोगिता थी पैदावार को लेकर के, लेकिन विश्व में देखा गया तो 20%। आज हम देख रहे हैं कि ये बढ़ करके 27-28 तक पहुंच गया है, यानी काफ़ी अच्छा इसमें विकास हुआ है। क्या वजह है कि आम जनता के प्रति इसके लगाव की जो धारणा है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर हम पिछले 4 साल की 5 साल की बात करते हैं तो तेजी से हमारे जो जनसंख्या है या जो हमारे भाई हैं वो इसका जो है उपयोग करना शुरू कर दिए हैं जी। और इसकी मांग भी बढ़ी है। आज इसकी इतनी मांग है कि उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है जी, जो जितनी डिमांड है। दूसरी चीज़ आपने पूछा कि इसका जो उत्पादन है या उसके भूल गए या उसका उत्पादन क्यों कम हो रहा है। देखिए, हरित क्रांति के पहले हमारा जो कुल खाद्यान्न उत्पादन होता था उसमें 20% जो है श्री अन्न का योगदान होता था पूरे खाद्यान्न उत्पादन का। 65-70 के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, हरित क्रांति के पहले की जो चीज थी। आज इसका जो योगदान है हमारे कुल खाद्यान्न में वो 6% रह गया है। दूसरा, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पहले अगर हम बात करते हैं जो हरित क्रांति के पहले का जो क्षेत्रफल था उसमें 56% की एरिया में कमी आई है। जितना हमारा होता था 35,000 हेक्टेयर की बात हम करते हैं उस समय की, तो उसमें 56% की कमी आई है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो 228% बढ़ा है। प्रोडक्टिविटी जिसको कहते हैं हम, यानी मोटे अनाजों की प्रोडक्टिविटी 228% जो है वो बढ़ा है। तो इसकी जो पैदावार है वो तो बढ़ी है, एरिया कम हुआ है और उसके कारण हैं। कारण ये है कि जब धान गेहूं की पैदावार हमारी बढ़ी है तो एक तो हमारा जो एमएसपी था जी उस पे ये खरीदा जाने लगा। पैदावार इसकी ज़्यादा थी हमारे श्री अन्न के मुकाबले, इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई, तो किसान को लाभ चाहिए था, उन्होंने जो है धान गेहूं की तरफ फोकस किया। हमारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसमें धान गेहूं का वितरण होने लगा, तो जो डिमांड थी मार्केट की वो डिमांड कम हो गई। दूसरा, जो खाने की आदत थी हमारी, पहले किसी को गेहूं नहीं मिलता था। अगर आपको पूर्वजों से आपने सुना होगा, घर में कभी एक आध टाइम गेहूं की रोटी बनती थी और मोटे या श्री अन्न की ही रोटियां बनती थी। तो एकदम से जो चेंज आया, सब धान गेहूं के ऊपर फोकस हो गया। इसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको मिलेट्स ईयर घोषित किया 2018 के बाद, इसमें रिसर्च के ऊपर भी ध्यान दिया गया और रिसर्च में नई नई वैरायटियां आई। इसकी जो कल्टीवेशन थी, जो खेती करने का तरीका था, उन्नत तकनीकें थी, उनके प्रयोग शुरू हुए। हर एक प्रदेश में इसके ऊपर काम करना शुरू हुआ। हर एक कृषि विज्ञान केंद्रों को टारगेट दिया गया कि इसकी जो उन्नत खेती है किसानों को सिखाया जाए। तो अब आकर के इसकी जो पैदावार बढ़ी है और पैदावार के साथ साथ इसकी डिमांड बढ़ी है। आज मार्केट में श्री अन्न की इतनी डिमांड है कि उसको पूर्ति नहीं हो पा रही है। डॉक्टर साहब, यहाँ बीच में आपको रोकना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष तौर से क्या क्या इस श्री अन्न योजना के तहत जोड़ाई किया है, ये बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहला काम तो यह किया है कि जो मिनी किट हैं जी, श्री अन्न के बीजों के मिनी किट किसानों में वितरित किए जी, और हर जिले में वितरित किए, जिससे किसान को नई वैरायटी मिले। और कृषि विज्ञान केंद्रों को ये दिया गया कि उनकी तकनीक बताएं। श्री अन्न के मिनी किट्स जो है किसानों को सरकार से मिले, तकनीक बताएगी तो इनका उत्पादन बढ़ा, जिससे वो धान गेहूं के मुकाबले जो है इनकी पैदावार ले सकें जी। दूसरा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने ये किया कि इनकी एमएसपी पर भी काम चल रहा है कि इनकी एमएसपी पर इनकी खरीदारी किया जाए। तीसरा काम क्या कि स्टार्टअप के माध्यम से, स्टार्टअप जो शुरू किए गए उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने फंडिंग किया और जितने एफपीओ ने डिमांड किया, ज़्यादातर एफपीओ को मिलेट्स की प्रोसेसिंग यूनिट उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। साथ ही कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों को भी
मिलेट्स की प्रोसेसिंग यूनिट दी है। जैसे हमारे गोरखपुर में 2 kV के हैं, तो गोरखपुर जो 2 है उसको प्रोसेसिंग यूनिट जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। तो हर क्षेत्र में एक प्रोसेसिंग यूनिट, बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट दी है। एफपीओ को प्रोसेसिंग यूनिट दी है, क्योंकि मिलेट्स का प्रोसेसिंग जो है थोड़ा सा टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए वो प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनका प्रोसेस हो जाएगा, तो इनकी सप्लाई मार्केट में आपकी बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार बराबर इसके लिए प्रयास कर रही है कि जिस भी तरीके से हो सकता है श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ाया जाए और इसको हमारे जो उपभोक्ता है उसको सही रेट पर ये मिल सके। ये प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार जो है कर रही है। इस समय हमारे जो देखा जाए कि संपूर्ण भारत में कह सकते हैं और ख़ासतौर से हर जगह लोग बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, फूड कॉन्शियस है कि किस तरह का खाना खाएं, कौन सा अनाज खाएं, कितना खाएं, कौन सा अनाज हमको फ़ायदा करेगा। एक बहुत सारी बीमारी है, लोग कहते हैं कि आई एम शुगर पेशेंट, यानी मुझे बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, कुछ और दिक्कतें हैं। तो ये जो श्री अन्न है उसमें ख़ासतौर से क्या क्वालिटीज़ है इस तरह की, वो बता दें। देखिए, इस हमारे जो श्री अन्न है इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो खासतौर से ग्लूकोज की बात करते हैं, मात्रा जो रिलीज उसमें, होता है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे श्री अन्न का बहुत कम है जी। और कुछ तो ऐसे हैं जैसे कोदो है जी, या आपका कुट्टू है, इसमें है ही नहीं है। और ये ग्लूटेन फ्री भी हैं। ज़्यादातर जो ग्लूटेन से एलर्जी होती है, जो एक प्रोटीन है, ग्लूटेन भी व्हीट में बहुत ज़्यादा होता है और इसकी प्रोटीन से एलर्जी होती है कुछ लोगों को, तो वो इस श्री अन्न में नहीं है। दूसरा, जो इनकी यूटिलिटी की बात है, उपयोगिता की बात करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जब हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो इससे क्या होता है कि इससे ग्लूकोज जो है बहुत कम रिलीज होता है, धीरे धीरे रिलीज होता है। जैसे ही हम अन्न को खाते हैं, तो जैसे चावल खाते हैं या हम गेहूं खाते हैं, क्या होता है हमारा वो जो है उसका टाइम डाइजेशन का कम होता है। लेकिन अगर हम श्री अन्न की बात करते हैं तो ये 150 मिनट से लेकर 350 मिनट तक का इसका टाइम होता है डाइजेशन का। और उसमें इससे फर्क क्या होता है कि हमारे शरीर में या हमारे रक्त में जो ग्लूकोज है वो बहुत धीरे धीरे जाता है, रिलीज होता है और उससे हमारी शुगर परसेंटेज नहीं बढ़ती है। श्री अन्न में ये खासियत है कि वो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैसे भी कम होता है, तो मधुमेह को ये कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं, जैसे रागी की बात करते हैं, रागी का प्रोडक्शन हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है और श्री अन्न के मुकाबले रागी का प्रोडक्शन गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है एरिया भी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा होता है। तो इसमें आप देखिए कि कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है इसमें। तो वो कैल्शियम क्या होता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर हम बाजरे की बात करते हैं, आप बाजरा देखिए राजस्थान में भरतपुर का जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश का आगरा, फिरोजाबाद, इन एरिया में बाजरा बहुत काफ़ी मात्रा में होता है। तो बाजरे में क्या है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है या हम कोशिकाओं को कह सकते हैं, उनके डेवलपमेंट में, उनको चोट से बचाने के लिए, और विटामिन ए इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर इस तरह का भोजन हम करते हैं तो हमें अलग से कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे अलग से कुछ प्रबंध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस अन्न के साथ हमारे शरीर में जाता है और डाइजेशन भी अच्छा होता है, फाइबर भी इसमें होता है, जिससे जो एब्जॉर्ब है, हमारी आंतें जो एब्जॉर्ब करती हैं आराम से उसको कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखते हैं कि इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ है, गुण है, तो सर्वगुण संपन्न है ये श्री अन्न, लेकिन क्या वजह है कि आम जनता तक या जन समाज में ये पूरी बात नहीं फैल पा रही है? क्या किया जा रहा है, इसके प्रयास क्या है? देखिए, जनता अब बहुत कुछ जान गई है, जब से इंटरनेट आ गया है, हर आदमी फ़ोन पर चला रहा है कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की है, कौन सी नहीं है। और अब श्री अन्न हर एक आदमी चाहता है कि हम श्री अन्न को जो है भोजन में अपने स्थान दें या अपनी थाली में रखें। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि जो हमारी डिमांड है उसके अनुसार बाज़ार में श्री अन्न अभी तक इतने उपलब्ध नहीं है या उनका रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप शुद्ध रागी के आटे की बात करें तो 80 से 100 रुपये किलो आपको रागी का आटा मिलता है जी। तो और गेहूं का आटा आपको 25 से 30 रुपये में मिल जाता है। तो एक तो बहुत बड़ी चीज़ ये है।
जैसे जैसे इनकी उपलब्धता बढ़ेगी, रेट थोड़े से कम होंगे, जी। तो हर आदमी की थाली में ये निश्चित रूप से होगा। आज आदमी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। इसी तरीके से प्रोसेसिंग की जो मैंने बात की है, जी। अगर कोई किसान भाई श्री अन्न जो है बुआई भी कर लेता है, फिर उसको प्रोसेस करने में जो है काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जी। तो जैसे जैसे ये मशीनें लगेंगी, प्रोसेस करने की मशीनें लगेंगी, तो इनकी उपलब्धता ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर होगी। और एफपीओ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गठन कराए हैं, एफपीओ को भी एक टारगेट दिया गया है कि श्री अन्न का उत्पादन करें, प्रोसेस करें और फिर उसको जो है अपने यहाँ से, जहाँ एफपीओ का जो डोर स्टेप होगा, वहाँ से किसानों को उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो श्री अन्न की हम लोग बात कर रहे हैं, हमने एक चीज़ और देखा है कि हम सब की एक हैबिट है कि हम फास्ट फूड सड़क चलते कहीं चलते लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता है, उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। क्यों फास्ट फूड के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है? नहीं, अब हो रहा है। देखिए, पहले डिशेज, ये चूंकि गांव देहात में ही इसका कंजप्शन पहले होता था जी। लेकिन जब से इसको लोग जाने हैं, अब शहरों में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, अब आप जाइएगा तो आपको श्री अन्न के ही थाली में मिलेगा, श्री अन्न ही। उसके बिस्कुट भी मिलेंगे, उसका आपको हर एक प्रिपरेशन हो रही है जी। इससे, श्री अन्न से आपका जो है फास्ट फूड, जितने भी फास्ट फूड है वो इसको जो है मिक्सिंग करके कर रहे हैं, और उसका अलग से रेट भी ले रहे हैं। आप अच्छे होटलों में जाइए या इंस्टीट्यूट्स में जाइए, उसमें आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने सारे विधायकों को एक बार श्री अन्न का भोजन कराया गया था, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या का साइंटिस्ट, हमारी होम साइंटिस्ट थी, उन्होंने जा करके वहाँ पूरे सदन को जो है बिस्किट और जो इससे बने हुए प्रोडक्ट थे वो सब उनको खिलवाया था। ये हमारी यूनिवर्सिटी को एक लक्ष्य दिया गया था उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं और इससे सब तरह के फास्ट फूड में भी इनका उपयोग हो रहा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये इस स्थान ले लेंगे, जो चीज़ें युवा वर्ग इस्तेमाल कर रहा था उनको छोड़ के इसकी तरफ वो आएगी। ये तो बहुत अच्छा है, आपने बताया कि धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है श्री अन्न के तरफ। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये कल्टीवेशन एरिया इसका बहुत कम है। हाँ, कल्टीवेशन एरिया देखिए इसलिए है कि एक तो इसका प्रोडक्शन जो है, अगर हम चावल की बात देखिए, ज़्यादातर जो हमारे श्री अन्न हैं वो खरीफ के सीजन में ही पैदा होते हैं जी, बोए जाते हैं। कुछ हैं जो मार्च से लेकर के और जुलाई तक बोए जाते हैं, लेकिन मार्च में तो हमारे यहाँ खेत खाली नहीं रहता, गेहूँ रहते हैं। जो सरसों का खेत खाली होता है या आलू का खेत खाली होता है, उसमें किसान भाई जो है बुआई कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर हमारा जो श्री अन्न की पैदावार है वो नेग्लेक्टेड ज़मीन जिसको हम कहते हैं, जिसमें किसान को और कोई रास्ता नहीं होता, अब सिंचाई का साधन नहीं है या नदी के किनारे की ज़मीन है, वहाँ पर उसकी बुआई जो है ज़्यादातर किसान भाई करते थे, अभी तक जो करते थे। अब जब इनकी पैदावार बढ़ गई, इसकी जो डिमांड भी बढ़ी, डिमांड के साथ साथ किसान को उससे पैसा मिला जी, तो अब अच्छी ज़मीनों में भी इसकी खेती होने लगी है, सिंचाई भी लोग करने लगे हैं, इनमें निराई भी करने लगे हैं। तो उससे क्या है कि इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो वो जब आएगी चीज़ें गांव से निकल करके जो शहर का उपभोक्ता है और वो अलग अलग डिश बना करके लोगों को खिला रहे हैं, तो उससे इसका जो है कंजप्शन बढ़ेगा। एक चीज़ लगती है मुझे डॉक्टर साहब के, अगर कैश क्रॉप के रूप में भी इसको प्रमोट कर लिया जाए या सरकार कुछ इस तरह की योजना बनाए तो शायद और अच्छा हो सकता है। नहीं, बिल्कुल, उसमें अगर इसका देखिए कुछ स्टेट्स में है एमएसपी, जिस दिन इनका घोषित हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक जो है, कुछ स्टेट्स में अभी भी एमएसपी जिनकी काम कर रही है एमएसपी पे वो खरीदते हैं, और दूसरे स्टेटों में भी जब एमएसपी हो जाएगी तो इसकी जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी और किसान इसको अपने आप पैदा करने लगा। देखिए, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जैसे बढ़ेगी, अगर हमारा 40 क्विंटल अभी तक की जो पैदावार है आपकी देखें, ज़्यादातर हमारे जो मोटे अनाज है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक जो है पैदावार देते हैं। ज़्यादातर मोटे अनाज हैं, कुछ ऐसे हैं जो 12-15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी देते हैं। तो और हमारा जो राइस है, जिसको चावल हम कहते हैं, चावल की पैदावार आपकी 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की अगर है, तो
वो 2200 रुपये कुंटल आपका जो है बिक रहा है जी। तो निश्चित रूप से किसान उसको ग्रो करेगा। लेकिन जहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं पानी का साधन नहीं है, जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, अगर इसी सीजन को आप देखें धान की फसल जो है ज़्यादातर प्रभावित हुई है, बरसात शुरू में नहीं हुई, 2-3 महीने बरसात नहीं हुई, धान की फसल प्रभावित हुई और उसमें रोग भी बहुत ज़्यादा आए। तो ऐसी परिस्थिति में किसान आगे एक ऑप्शन लेगा कि भाई हम जो है श्री अन्न की खेती करें और उसमें भी जो अच्छी प्रजाति हैं उनकी खेती करेगा उन्नत तकनीक अपना करके, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारी धान है चावल है उसके एरिया में भी उसको ग्रो करने लगेगा और आपकी इसकी पैदावार बढ़ेगी, किसान को अच्छा पैसा भी मिलेगा। जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे पास बरसात के दिनों की जो संख्या है, रेनी डेज जिनको हम कहते हैं, वो कम होते जा रहे हैं। दूसरा, बरसात भी कम होती जा रही है, बहुत कम क्षेत्रफल पे बरसात जो है आपको दिखाई देती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि धान के लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और हमारे श्री अन्न जो है 70% कम पानी उपयोग नहीं हो करते हैं। जाते हैं जी। हाँ, 70% कम पानी उपयोग करते हैं। और जलवायु में कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए उसमें भी वो हमारे श्री अन्न जो है पैदा हो जाते हैं। जैसा हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले समय में 1.5 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। तो उसका जो असर है वो इन फसलों पे बहुत ही कम होगा। तो एक जो दूरदृष्टि थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो कहीं न कहीं आने वाले समय में ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है। ये तो बहुत ही सुखद जो संकेत कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे जलवायु परिवर्तन से जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, स्थितियां होंगी, तो उससे हम कम्बैक्ट करने में बहुत सफल हो पाएंगे और इसी की खेती कर पाएंगे। इन सब के बावजूद अभी जो युवा वैज्ञानिक हैं या जो कृषि वैज्ञानिक हैं युवा, उनके भीतर कितना परिवर्तन या सोच में कुछ लगाव दिखाओ इस तरह का है क्या? देखिए, इस जो श्री अन्न पर है, इनके कुछ इंस्टीट्यूट थे, इन पर रिसर्च वहीं पर होती थी और वो बहुत बाहर नहीं आई थी, किसानों तक वो रिसर्च अभी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन जैसे ही श्री अन्न के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है, तब से हर एक कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को स्पेशली ये निर्देश दिए गए हैं कि श्री अन्न के ऊपर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। कृषि विभाग को भी जो मिनी किट है वो कृषि विभाग के माध्यम से हर जनपद में वितरित कराए गए, जिससे श्री अन्न के बीज किसानों तक पहुंच सके। सर्टिफाइड बीज, प्रमाणित बीजों की जो बात है उसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसान को अच्छी पैदावार वाले बीज मिल सके। और वैज्ञानिकों की जहाँ तक बात है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स कृषि विश्वविद्यालयों में मिलेट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो नई नई रिसर्च करेंगे और नई वैरायटी और नई तकनीक के साथ किसान के खेत पर जब वो जाएंगी तो उसका उत्पादन बढ़ेगा और उसको लाभ होगा। तभी हम जो धान गेहूं की खेती है, कहीं न कहीं उसके क्षेत्रफल, जो उनका क्षेत्रफल है, अब हमको कवर करना है धान गेहूं का क्षेत्रफल को, तो उसके क्षेत्रफल में हम जो है करने में कामयाब होंगे इसको, तो उत्पादन बढ़ जाएगा। एक चीज़ और देखते हैं कि पारंपरिक खेती का ही एक तरीका हम लोगों के भीतर है खास तौर से, तो क्या वो इस तरीका ही इसके लिए कारगर है क्या? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया कि इसकी उन्नत खेती अगर हमको करनी है तो हमें वैज्ञानिक तरीके से, जो वैज्ञानिकों की संस्तुति है उसको हमें किसान के खेत पर ले जाना है जी। और कृषि विज्ञान केंद्र का काम है कि प्रदर्शन कराना। पिछले वर्ष हमने 3-4 गाँवों को अडॉप्ट करके और उसमें कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से डिमोन्स्ट्रेशन कराए, प्रदर्शन कराए। हर एक कृषि विज्ञान केंद्र को टारगेट दिए गए थे और उसमें था कि उसको अच्छा बीज, प्रमाणित बीज और उसके साथ उसके बोने की जो तकनीक है, जैसे पहले छींट करके बुआई करते थे, जितने भी श्री अन्न थे उनकी छींट करके बुआई करते थे। नहीं, हमने कहा कि नहीं, लाइन में बुआई करिए और प्रत्येक अलग अलग फसल की अलग अलग लाइन की दूरी है। जैसे अगर बाजरा बोना है उसको तो 50 सेंटीमीटर है, जवार बोना है तो 40 से 45 सेंटीमीटर है, और आपको रागी बोनी है तो 22.5 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का डिस्टेंस आपको करना है। प्रजाति में लेना है तो जैसे रागी की प्रजाति, जो उन्नत प्रजातियां हैं उस पर डिमोन्स्ट्रेशन। तो ये बिल्कुल एक तो अच्छी चीज़ है कि सरकार ने जिस तरह से यह विकास केंद्रों को प्रेरित किया है, तो ये नीचे तक बात जा रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आने वाला समय श्री अन्न का ही होगा, होना इसलिए पड़ेगा कि देखिए
श्री अन्न के बिना अगर आप अभी देखिए, आपने देखा होगा एक जांच हुई है और पेपर में भी वो निकला था कि हमारे ज़्यादातर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो आयरन की टैबलेट्स यूज करती हैं जी। और आयरन की टैबलेट्स में बहुत सी कंपनियों के ऐसे टैबलेट्स थे जिनमें आयरन 1% भी नहीं पाया गया, जी। जितना उन्होंने डिक्लेयर। और अगर किसान के यहाँ का आप जो है उसको बाजरा खिलाएंगे, उसको रागी बिल्कुल। खिलाएंगे तो ऑटोमेटिक उसके फूड में जाएगा। ये वो ज़्यादा बिल्कुल सुपाच्य होगा। ये आधुनिक तकनीकी है और आधुनिक युग में हमको अपनी जो प्राचीनतम पद्धति थी उसको थोड़ा त्याग करके जी। और उन्नतशील खेती करके हम आगे जा सकते हैं और श्री अन्न का पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो इसी सपने के साथ हम आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों को श्री अन्न के विषय में, उसकी उपयोगिता के विषय में और उसके लाभ के विषय में जानकारी दी, आप आए यहाँ पर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।